साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के। पुराने प्रश्न पत्रों की सीरीज हम चला रहे हैं। पुराने प्रश्न पत्रों में आज हम लेकर के आए हैं 10 मार्च का पेपर जो सन 2018 की भर्ती हुई थी, जिसकी परीक्षा मार्च 2019 में आयोजित की गई थी। उसका 10 मार्च का हिंदी साहित्य का जो पेपर था उसकी हम आज सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर के आए हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साथियों इसके पहले के प्रश्न आपको हमारे और भी पिछले वीडियोज में मिल जाएंगे, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि ईएसबी का पैटर्न किस तरीके से बदला है, किस तरह से बदलता है, सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा। कैसे जो है ईएसबी शुरू में प्रश्न पूछता है, लास्ट तक आते आते पेपर के लेवल क्या हो जाता है, ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक को ईएसबी ने टच किया था, इन सब के बारे में। बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। पिछले वीडियो में हमने 30 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम जो प्रश्न हल करेंगे वह क्वेश्चन नंबर 31 से हल करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न पूछना, साहित्यिक कार्यक्रम कराना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक लिखित कार्य कराना आदि किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। साथियों ये प्रश्न शायद हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर 31 का हमको राइट उत्तर बताना है कि जब हम ये सारी गतिविधियां क्लास में कराते हैं तो ये कहलाता है बच्चा इसमें क्रियाशील रहता है, बच्चा इसमें सहभागी बनता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्रियाशीलता का सिद्धांत। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र में अपने बराबर वालों को निम्न में से कौन सा संबोधन उपयोग में लाया जाता है। हमें बताना है औपचारिक पत्र में अपने बराबर वालों के लिए संबोधन में कौन सा जो है संबोधन लाया जाता है जब हम अपने से बराबर वालों के लिए पत्र लिखते हैं। प्रश्न फिर से एक बार पढ़ देते हैं। औपचारिक पत्र में अपने बराबर वालों को निम्न में से कौन सा संबोधन उपयोग में लाया जाता है। तो पूज्य, प्रिय मित्र, अनुज या आदरणीय। साथियों पूज्य जो है अपन से बड़ों के लिए प्रयोग में होगा, अनुज छोटों के लिए प्रयोग में होगा, आदरणीय भी जो हमसे बड़े होंगे और गुरु की श्रेणी में आते होंगे या जो हमारे लिए आदर योग्य होंगे, जिनका हम सम्मान करते हैं। पूज्य में जिनको हम पूछते हैं जैसे गुरु, माता पिता, उनके लिए आ सकता है। या फिर जो है कई बार इस तरीके के शब्द हम जो मृत हो चुके होते हैं उनके लिए भी लिखते हैं कि पूज्य पिताजी, पूज्य गुरुजी, इस तरीके के शब्द। लेकिन जो हमारे बराबरी वाले लोग हैं उनके लिए जो हम शब्दावली का प्रयोग करेंगे वह करेंगे प्रिय मित्र। बराबरी वाले हमारे मित्र होते हैं, इसलिए जब हम ऐसा पत्र लिखेंगे तो वहाँ पर जो है संबोधन में प्रिय मित्र लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कौन सा संबोधन प्रयोग किया जाएगा। साथियों एक डॉक्टर है, वह दूसरे डॉक्टर को पत्र लिख रहा है, लेकिन जो हमारा पत्र है, पत्र का प्रकार है औपचारिक पत्र। किस तरीके का पत्र लिखा जा रहा है, औपचारिक तरीके का पत्र लिखा जा रहा है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो कार्यालयीन भाषा का प्रयोग करते हैं, और चाहे वो हमारे मित्र ही क्यों ना हो, तो इस समय हम जो है उसके लिए संबोधन प्रयोग करेंगे महोदय या महोदया। जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं तो भले ही मान के चलिए हमारा कोई मित्र है और जो किसी स्कूल में पदस्थ है और वह वहाँ का प्राचार्य है, तो क्या हम उसको लिखेंगे प्रिय मित्र, फिर नीचे विषय में लिख करके स्कूल संबंधी ऑफिशियल काम का सब्जेक्ट डालेंगे? नहीं होगा। हमको चाहे वो हमारी बराबरी का हो, हमसे छोटा हो, हमसे बड़ा हो, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो है औपचारिक शब्दावली का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे प्रति, प्राचार्य, शासकीय, जो भी स्कूल होगा उसके बारे में, प्राइवेट होगा उसके बारे में। तो ऐसे ही जब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र लिखेगा तो वह यूज करेगा महोदय या महोदया। मिस्टर और मिस नहीं करेगा, प्रिय भी नहीं करेगा, डॉक्टर भी नहीं करेगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रेस विज्ञप्ति कौन किसे भेजता है। साथियों प्रेस विज्ञप्ति कौन किसे भेजता है, तो हमको बताना है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजी जाती है क्या,
एक कार्यालय से समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजी जाती है। समाचार पत्र के संपादक द्वारा कार्यालय के अधिकारी को भेजी जाती है या एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी को भेजी जाती है। साथियों, विज्ञप्ति मतलब होता है नोटिफिकेशन। किसी भी चीज़ की जानकारी नोटिफिकेशन देना, सूचना निकालना, जिसको अधिसूचना भी बोलते हैं, वह कहलाता है, उसकी विज्ञप्ति निकलवाना कहलाता है। तो इसका विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट निकलवाना, जब हमें किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट निकलवाना है, किसी चीज़ का विज्ञापन निकलवाना है, उसके लिए विज्ञप्ति दी जाती है। जैसे हम देखते हैं जब कोई भर्ती निकलती है, कोई टेंडर निकलता है, तो आपने देखा होगा, चाहे हम कोई भी न्यूज़पेपर देखें, उसमें उसकी विज्ञप्ति निकल के आती है। यदि कोई अभी जैसे हमारी भर्ती निकलेगी तो भर्ती की विज्ञप्ति निकल के आएगी कि इस विषय के लिए इतने इतने पदों पर चयन परीक्षा के लिए जो है फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। ये सारी की सारी जानकारी जो भेजी जाती है वह भेजी जाती है एक कार्यालय के द्वारा पत्रों में प्रकाशनार्थ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट उत्तर है। इसको आप टिक कर लें और अच्छे से समझ लें। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी भीष्म साहनी की नहीं है? पाली, अमृतसर आ गया, बाचू या ईदगाह है। हमको बताना है कौन सा उत्तर सही है। साथियों, यहाँ पर जो का दिख रहा है ये गलती से लिख गया है, इसको आप जो है ना पढ़ें, सिर्फ ईदगाह पढ़ें। सबको पता है ईदगाह कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की है। ये वही वाली कहानी है जिसमें हामिद नाम का लड़का अपनी दादी के लिए मेले से चिमटा खरीद के लाता है। हमको बाकी चीज़ें भले ही पता ना हो, यदि एक ऑप्शन पता है तो बाकी हम पता कर सकते हैं। भीष्म साहनी की कहानी नहीं है तो हमको पता चल चुका है ईदगाह जो है वह किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। तो बाकी बची हुई कहानियाँ पाली, अमृतसर आ गया और बाचू, तीनों की तीन कहानियाँ भीष्म साहनी की होंगी और जो कहानी भीष्म साहनी की नहीं है वह ईदगाह है मुंशी प्रेमचंद की। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला है, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। ये तीनों के तीन नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद के हैं। जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है वह है आपका पहला राजा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर होगा इस प्रश्न का कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक जो नहीं है वह है पहला राजा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और कोणार्क। हमको बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो जो मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक नहीं है वह है ऑप्शन नंबर 2 कोणार्क। कोणार्क जो नाटक है यह मोहन राकेश ने नहीं लिखा है। बाकी लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वाचन कौशल की विधि नहीं है। हमें बताना है वाचन कौशल की विधि कौन सी नहीं है। वाचन कौशल मतलब कहलाता है जिसके माध्यम से हम पढ़ना सीखते हैं, वाचन करना सीखते हैं। तो वर्णमाला पद्धति, ध्वन्यात्मक पद्धति, अक्षरबोध पद्धति या विदेहात्मक पद्धति। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह जो है ऑप्शन नंबर 4 है, विदेहात्मक पद्धति। वाचन कौशल का जो विधि नहीं है वह है विदेहात्मक पद्धति। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है? हमको बताना है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है। ऑप्शन है अवधी, हरियाणवी, बुंदेली और ब्रज। हमने आपको बताया था जो अवधी भाषा है वह आपकी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, ABC। ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी। और जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, कौरवी, दक्षिणी। तो इस तरीके से जो है पश्चिमी हिंदी की भाषा या बोली नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 अवधी। बाकी तीनों बोलियां जो है आपकी पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती हैं। अवधी आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार को छायावाद के आधार स्तंभों में नहीं गिना जाता? साथियों, छायावाद के जो आधार स्तंभ हैं वह हैं वर्मा, पंत, निराला और प्रसाद।
लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें तो हरिवंश राय बच्चन का नाम दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन को छायावाद के स्तंभकार कवियों में नहीं गिना जाता है। इनको तो हालावाद का जनक माना जाता है। हालावाद जो एक पूरा का पूरा वाद चला था, एक विचारधारा चली थी, एक साहित्य लेखन की परंपरा चली थी, वह था हालावाद, जिसके जनक हैं हरिवंश राय बच्चन। और इनकी प्रमुख रचना है मधुशाला। मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती मधुशाला इनकी बहुत ही जो है फेमस पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से किस नाटक के मुख्य पात्र पिता और पुत्र हैं? हमको बताना है ऐसा कौन सा नाटक है जिसके जो है मुख्य पात्र पिता और पुत्र हैं। साथियों, तो हमारे इस प्रश्न का राइट उत्तर है कोणार्क। ऑप्शन नंबर 3 कोणार्क जो नाटक है उसके जो मुख्य पात्र हैं वह पिता और पुत्र हैं। आप सभी से जो है एक रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट करके बताना है कि कोणार्क जो नाटक है इसके लेखक कौन है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, जो बाकी 3 है यह तो मोहन जो है लहरों के राजहंस और आधे अधूरे मोहन राकेश के हैं। पहला राजा और कोणार्क के लेखक आपको कमेंट करके बताने हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं माना जाता? बिहारी, बोधा, घनानंद और आलम। तो साथियों, रीति मुक्त का जो नहीं माना जाता है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिहारी। बिहारी जो है वह रीति सिद्ध कवि हैं। सॉरी दोस्तों, 3 तरीके के रीतिकालीन कवि हुए हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो जो बिहारी हैं वह रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर है। और केशव जो आते हैं वह रीति बद्ध में आते हैं। बाकी बोधा, घनानंद और आलम रीति मुक्त में आते हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? हमको बताना है कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है। केवल मौखिक, केवल लिखित और मौखिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब हम कहानी सुन रहे हैं तो केवल ये भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप होगा। लेकिन यदि हम कहानी लिखते भी और जो है बोलते भी तो ये लिखित और मौखिक दोनों हो जाता। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बालकों को अधिगम संबंधी कठिनाई का पता लगाकर उसको दूर करने का प्रयास कहलाता है। हम जो है जब बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं, बच्चे भी करते हैं। बच्चों को क्या कठिनाई हो रही है उसका पता लगा करके उसको दूर करने का जो प्रयास कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, उस विधि का क्या नाम है? तो वह कहलाता है उपचारात्मक विधि। साथियों, बच्चे की जो है इस तरीके का पता करना कहलाता है उपचारात्मक विधि। पहले किसी समस्या का निदान देखते हैं फिर उसका उपचार करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बालकों की भाषा सीखने में एक उपयुक्त परिवेश नहीं है। बालकों के भाषा सीखने में उपयुक्त परिवेश कौन सा नहीं है हमें बताना है। विद्यालय, पर्यावरण, समाज या परिवार। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका पर्यावरण। जो उपयुक्त परिवेश नहीं है इसमें आएगा पर्यावरण। साथियों, क्योंकि इस प्रश्न का जो इसमें उत्तर पीवी ने माना है पर्यावरण। विद्यालय में बच्चा भाषा सीखता है, समाज में रह के सीखता है, परिवार में रह के भी सीखता है। साथियों, इन तीनों को मिला दें तो जरूर ही हमारा परिवेश ही हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो ये प्रश्न भी या ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन हमको 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर टिक करना है। तो उसमें सबसे जो सटीक उत्तर बैठ रहा है वह ऑप्शन नंबर 2 है पर्यावरण। क्योंकि विद्यालय, समाज और परिवार से बच्चा सीधा जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे भाषा सीखता है। पर्यावरण से भी सीधा जुड़ा होता है लेकिन सेकेंडरी लेवल पर। तो इसलिए इस प्रश्न का जो व्यापम ने उत्तर माना था वह माना था ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? साथियों, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक कार्य से 2 लाभ, वस्तु एक पर मांग करने वाले अधिक, किसी को उसी की युक्ति से मात देना और पूरी ताकत से बदला चुकाना। इस तरीके का जो है हमको लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो एक कार्य 2 लाभ कहलाता है एक पंथ 2 काज। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट उत्तर है। जो दूसरा ऑप्शन है वस्तु एक मांग करने वाले अनेक, तो इसके लिए तो जो बनेगा एक अनार 100 बीमार।
हमारा आज का अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, शिवा को बखानो छत्रसाल को किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? साथियों, हमको बताना है शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल को किसकी पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है भूषण की है। भूषण जो है रीतिकाल के ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने वीर रस की कविता लिखी हैं। अधिकतर रीतिकाल में श्रृंगार रस की कविता लिखी गई हैं, लेकिन भूषण ने वीर रस की कविता लिखी है। और इन्होंने जो है शिवाजी के बारे में लिखा है और छत्रसाल के बारे में लिखा है। तो ये कहते हैं कि शिवा को बखानो छत्रसाल को। शिवा शब्द शिवाजी के लिए आया है और छत्रसाल शब्द राजा छत्रसाल के लिए आया है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? शब्द, ध्वनि, अर्थ या भाषा की बुनियादी संरचना। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है नियमित रूप से बच्चे जो सुन करके भाषा की बुनियादी संरचना भी जो है ग्रहण करते हैं कि किसको हमें क्या बोलना है। कई सारे लोग हैं जो कि कभी स्कूल नहीं गए, समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन उन्होंने भाषा की संरचना को समझ लिया है कि कहाँ पर हमें स्त्रीलिंग शब्दावली का प्रयोग करना है, कहाँ पर पुल्लिंग शब्दावली का प्रयोग करना है। यदि लड़का होगा तो वह जाति शब्द का प्रयोग अपने आप कर लेंगे, लड़की होगी तो जाता शब्द का प्रयोग अपने आप कर लेंगे। जैसे लड़की घर जाती है, वह अपने आप बोल लेंगे। उनको किसी ने नहीं पढ़ाया है कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, वह उस संरचना को केवल सुन सुन करके ही सीख गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर है कि जो है नियमित रूप से भाषा को सुन करके बच्चे भाषा की बुनियादी संरचना को सीखते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य पर किस दर्शन का और विचारधारा का प्रभाव माना जाता है? हमको बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या है। महादेवी वर्मा ने जो काव्य लिखा है उनके काव्य पर कौन से दर्शन का प्रभाव है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बौद्ध दर्शन का प्रभाव। महादेवी वर्मा के साहित्य में बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सही विकल्प बताएं। शब्द चमत्कार से युक्त और रहित दोनों ही रूपों में खालिस्तान अनिवार्य तत्व है। हमको बताना है शब्द चमत्कार से युक्त और रहित दोनों ही रूपों में खालिस्तान अनिवार्य तत्व है। तो वह है आपका अर्थ। अर्थ जब तक आपके शब्द का नहीं है, जब तक आप उसका ना तो चमत्कार का मतलब समझ सकते कि शब्द से क्या चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, और शब्द का प्रयोग करते ही किसी चीज़ के चमत्कार का गायब होना भी शब्द पर ही निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, छंदबद्ध रचना खालिस्तान कहलाती है। साथियों, छंद जो है जिसमें हम छंद की परिभाषा पढ़ते हैं, यति, गति, लय, तुक आदि का ध्यान रखा गया हो, वह कहलाती है आपकी छंदबद्ध रचना। जहाँ हम लय की बात करते हैं तो लय की बात हम कहाँ पे करते हैं? लय की बात हम करते हैं पद्य में। जब हम जो है कविता लिखते हैं, पद्य साहित्य लिखते हैं, तो वहाँ पर यति, गति, लय, तुक आदि का ध्यान रखा जाता है और उसी से बनता है छंद। तो छंदबद्ध रचना कहलाती है आपकी पद्य। निबंध, गद्य और कहानी इनमें छंद नहीं लिखे जाते हैं। ये तो जो है पद्यांश के तौर पर गद्यांश के तौर पर पैराग्राफ के जैसा लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सही विकल्प बताइए। किसी साहित्यकार, साहित्य विधा या साहित्य प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध क्या कहलाएगा? किसी साहित्यकार के ऊपर या साहित्य की विधा पर या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा भावनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध या साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा राइट उत्तर होगा साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। आलोचनात्मक निबंध का मतलब आलोचना करना नहीं होता है। आलोचनात्मक निबंध का मतलब होता है किसी चीज़ की सही और गलत के बारे में बताना, उसका तुलनात्मक कंपैरेटिव अध्ययन करके बताना। तो जब हम साहित्य, साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रवृत्ति के बारे में लिखते हैं, हम उसकी कमियों को भी देखते हैं, उसके मजबूत पक्ष को भी देखते हैं, उसके सभी साहित्यकारों के बारे में भी जानते हैं। तो ये कहलाता है साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए चपला चमके नहीं, चमके रिपु करबाल, ए मतवारे गज निकरे नहीं जलद रसाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है हमको बताना है। तो ऑप्शन है शुद्ध पहनुति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर है शुद्ध पहनुति अलंकार। इस पंक्तियों में है ए चपला चमके नहीं, चमके रिपु करवाल,
ए मतवारे गज निकरे नहीं जलद रसाल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। इसके पहले जो 4-5 प्रश्न स्किप होकर हम सीधे 60 नंबर पे आए हैं, वह थे आपके किसी ना किसी एक अपठित गद्यांश के। तो अपठित गद्यांश के प्रश्न तो आप लोग स्वयं हल करेंगे उसको पढ़ करके, या अपठित गद्यांश की जब हम सीरीज लेके आएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। इस सीरीज का और इस शिफ्ट का जो लास्ट उत्तर था वह था निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई, निश्चय जनु जुग विमल विधु जलज पटल बिगलाई। यहाँ पर जो है कौन सा छंद है, कौन सा छंद है हमको बताना है। तो साथियों, यहाँ पर जो छंद है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 दोहा छंद। दोहा छंद की परिभाषा आप याद कर लें, जहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, मतलब 11-11 मात्राएं होती हैं। और यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, वहाँ पर होता है आपका दोहा छंद। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, आप यह भी याद कर सकते हैं। आज हमने 10 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के जो है पूरे पेपर हल कर लिए। एक शिफ्ट और बची है 10 तारीख की ही हिंदी की सेकंड शिफ्ट, जिसके 2 वीडियो आपको और मिलेंगे। इसके बाद हम जो है वर्ग 1 चयन परीक्षा, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा और वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के पेपर लेकर के आएंगे। हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।